नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, साथ ही सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडीज, ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर और तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए एक क्विक मार्केट का चेक ले लेते हैं, उसके लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए, इस वक्त बाजार में तो आज काफी ज्यादा दबाव है और आईटी स्टॉक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया पूजा। तो आईटी स्टॉक्स से हम देख रहे हैं कि चौतरफा दबाव बाजार पर बन रहा है और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो आज बाजार के लिए सेंटिमेंट थोड़े से वीक लग रहे हैं और उसकी वजह यह है कि लगातार 9 दिन की तेजी हम देख चुके थे और कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि बाजार में एक कंसोलिडेशन वाला फेज आएगा और अमेरिकी बाजारों से जो संकेत आए अब वो भी यही इशारा कर रहे थे कि बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और आज ये प्रेशर आया भी। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर, सेंसेक्स पर दबाव ज्यादा है, निफ्टी बैंक पर कम है। उसकी वजह पूरी तरह से आईटी स्टॉक्स हैं। आप देखिए कार्नेज मचा हुआ है, कोहराम है नतीजों के बाद इन्फोसिस की। एडीआर से ये संकेत हमें पहले ही मिल गए थे, 10% एडीआर टूटा था और आज स्टॉक अगर हम देखें तो 11-12% टूटकर ये कारोबार कर रहा है। 2 साल के निचले स्तर पर है इन्फोसिस का शेयर। इसके पीछे पीछे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, ये तमाम शेयर हमें आज टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 से करीब 6% के आसपास की कमजोरी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एकमात्र खेमा बाजार में जहां पर राहत है, जहां पर हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं, वो है खपत वाले शेयरों का। ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल, ये शेयर 1 से 3% तक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो जो कॉर्पोरेट लेंडिंग वाले जो बैंक हैं, कोटक बैंक या फिर इंडसइंड बैंक है, वहां पर हम थोड़ी अच्छी बाइंग देख रहे हैं। 1% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 125 अंक नीचे है, लेकिन अगर ये शेयर कमजोर होते तो शायद दबाव थोड़ा सा और ज्यादा होता। आप देखिए कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक इस वक्त डे हाई पर, ये दोनों के दोनों शेयर 1% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार की स्थिति ये है, लेकिन यहां से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आज का जो डिप है बाजार में वो आपको खरीदारी का मौका दे रहा है? क्या आईटी शेयरों में जो कोहराम मचा है, हालांकि जो बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद लंबी अवधि का करेक्शन आ सकता है आईटी स्टॉक्स में और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो कब खरीदना है, टेक्निकल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन से लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं, ये सब कुछ समझेंगे थोड़ी देर में। और अपने एक्सपर्ट को अब साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के खास एक्सपर्ट स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट्स के संतोष मीणा और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन। सौरभ जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। आज हमने 17,600 के आसपास के स्तर देखे संतोष और लगातार 9 दिनों की तेजी थी। कहीं ना कहीं लोग कॉशियस अब हो रहे थे एक तरफा रैली के बाद। आप ये बताइए कि बाजार के अपने सपोर्ट्स के आसपास ही हैं, जो नियर टर्म वाले सपोर्ट्स हैं, और आज के रेंज आप दिन की क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें तो निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की रैली के बाद एक करेक्शन ड्यू था और वो करेक्शन एग्जैक्ट आया। जो फॉल था 18,888 से 16,800 का जो पूरा रैली था, उसका 50% रिट्रेसमेंट करीबन 17,850 पर ही आता था। वहीं से हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि मल्टीपल सपोर्ट्स लेवल्स है, 18,600 के आसपास एक सपोर्ट है, 18,550 पे भी है, बट 18,400 तक, सॉरी 17,550 तक भी है, 17,400 तक भी जा सकता है। तो बट ओवरऑल व्यू तेजी का है। तो ये गिरावट आ रही है 17,600 से 17,400 के बीच में निफ्टी मिलता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। डे ट्रेडिंग की बात करें तो शायद वीकनेस बढ़ सकती है। हम शायद 17,550 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की जो रेंज रहेगी नीचे में 17,550 और ऊपर में 17,700, ये एक रेंज आज के दिन हो सकती है। ओके, तो ये है रेंज आज के बाजार का। बट एक बार आईटी शेयरों पर, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इस बार उस पर भी व्यू ले लेते हैं। सौरभ, क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त? जो वीकनेस आ रही है इन्फोसिस के नतीजों के बाद, अब आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है? क्या ये लेवल सही है एंट्री करने के लिए या फिर अभी थोड़ा दूर रहने की राय देंगे आईटी स्टॉक से? नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम्स आईटी सेक्टर फेस कर रहा है वो अभी चलती रहेंगी। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ऑर्डर बुक को बिल में कन्वर्ट करने की।
प्रॉब्लम आ रही है मार्जिन की, और अब प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ऑर्डर फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट हो रहा है, और जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं वो ऑर्डर को डेफर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का वातावरण अभी अगले 6-9 महीने तक बिल्कुल बना रहेगा। देखिए, देखने वाली बात ये है कि जो यूएस की बड़ी कंपनी है, चाहे वो बीएफएसआई क्षेत्र से हो या और क्षेत्र से हो, वहाँ पर अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट को अपनी सँभाल रहे हैं। जो एम्प्लॉयी उनका था, एम्प्लॉयी को निकाल रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयी कम कर रहे हैं, मार्जिन रिस्टोर करने के लिए खर्चे कम कर रहे हैं, और इसका स्वाभाविक असर है जो आईटी क्षेत्र की बड़ी दिग्गज कंपनियों पे आ रहा है, और छोटी कंपनियों में मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जो वातावरण है वो इस तरह का ही रहने वाला है। और मार्च क्वार्टर में हमने देखा था कि मार्च के लगभग 70-80 दिनों निकलने के बाद ही सिलिकॉन वैली बैंक का न्यूज़ आया, और उसके बाद थोड़ा-सा और वहाँ का बाज़ार थोड़ा-सा और कंपनियों ने वहाँ पर और थोड़ी सतर्क हो गई हैं खर्चे को लेके। डिपॉज़िट ग्रोथ वहाँ पर नहीं आ रहा है। इस साइड अनुमान है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है यूएस में वो भी कम होगा, तो स्वाभाविक है कि बैंकिंग कंपनियाँ खर्चा भी कम करेंगी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये वातावरण नहीं सुधरता, तो बॉटम फिशिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी और भी लोअर लेवल्स आएँगे। अगले 6 से 9 महीने में कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिखता कि फंड्स आईटी सेक्टर की तरफ फ्लो करें। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल, तो फिलहाल बाइंग करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी आईटी इस वक्त देखिए 6% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। 1700 अंक टूट चुका है आज आईटी इंडेक्स, तो भारी गिरावट है और इसको ड्रैग कर रहा है आज इन्फोसिस। 11% की कमजोरी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि आईटी शेयरों में अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, नतीजों को कैसे देखना चाहिए, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। और हमारे पास अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। नासिक से राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। और चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब वापस चलते हैं, आईटी स्टॉक्स की ही बात करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी आईटी में आज भारी गिरावट है। इन्फोसिस 11% टूटा हुआ है नतीजे आने के बाद, लेकिन उसके पहले टीसीएस के भी नतीजे आए थे। एक बार इन्फोसिस के नतीजों को और ज़्यादा विस्तार में समझ लेते हैं और उसको टीसीएस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो नंबर्स कैसे रहे हैं। इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस अगर करेंगे तो किस तरह के आंकड़े निकल कर आते हैं, उस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इस पर एक बार देख लेते हैं, चेक ले लेते हैं इसका। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा एक डिटेल एनालिसिस लेकर आईटी सेक्टर को लेकर और उसमें उससे जुड़े अभी जो नतीजे आए हैं उसको लेकर। शरद ओवर टू यू। इन्फोसिस के नतीजे के बारे में बताइए, ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं उस पर, और किस वजह से आईटी शेयर्स इतना टूट रहे हैं ये भी बताइए। जी बिल्कुल, इन्फोसिस देखें तो जो गिरावट स्टॉक में देखने मिली है, सबसे भारी गिरावट पिछले 3 साल में देखने मिली है। ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स जो हैं ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। सीसी ग्रोथ जो था आप कह सकते हैं सबसे कम देखने मिला था, जो डी ग्रोथ कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर FY21 से। जो FY23 की गाइडेंस है वो भी मिस हो गई है। लगभग 15.4% का ग्रोथ आया, जो अनुमान था 16 से लेकर 16.5% का था। इसके अलावा जो आगे जाते हुए वित्त साल 2024 का गाइडेंस की बात करें तो बहुत वीक देखने मिली है। स्ट्रीट एस्टिमेट करिए सिर्फ 4 से लेकर 7% तक का रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करें तो लगभग 20 से लेकर 22% का है। मैनेजमेंट की कमेंट्री ने जो है ये एक कॉशियस अप्रोच रखा है। वो कह रहे हैं जो डिमांड इन्वायरमेंट है वो अभी भी अनसर्टन है। हालांकि डील पाइपलाइन जो अभी भी स्ट्रांग है और लगातार दूसरे क्वार्टर में जो एट्रिशन लेवल्स कम हुए हैं। नोमुरा ने जो है डाउनग्रेड किया है कंपनी को न्यूट्रल से बाई से, और टारगेट प्राइस भी कट हो गया 1660 से 1290 रुपीज़ पर शेयर। क्रेडिट स्विस भी यहाँ पे भी डाउनग्रेड किए हैं स्टॉक को, जो टारगेट प्राइस है वो घट गया है 1760 से 1240 रुपीज़ तक। और जेफरीज के बारे में बात करें तो हालांकि मेंटेन बाई रेटिंग रखे ज़रूर है, लेकिन टारगेट प्राइस घट गया 1770 रुपीज़ से 1570 रुपीज़ तक। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टारगेट प्राइस में लगभग 9% का गिरावट आया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस लेवल्स में करेंटली टेक्निकल लेवल्स में जो है किस लेवल्स पे इन्फोसिस को बाई किया जाए। और हमने जो है एनालिस्ट से और एक्सपर्ट से बात किया, यहाँ पे कुणाल रामबिया ने जो है एक रेंज दिया है लगभग 1140 से
लेके 1150 रुपये तक। नरेश ने जो है रेंज जो बाइंग प्राइस दिया वो लगभग 1150 रुपये का है, और प्रशांत सावंत ने जो है लगभग 1190 का टारगेट प्राइस दिया है बाइंग लेवल्स के लिए। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो 1100 साढ़े 1100 रुपए वाली जो रेंज है उसके आसपास अगर इन्फोसिस मिलता है तो शायद आपके लिए एक आकर्षक मौका बन सकता है। ये प्योरली टेक्निकल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस आधार पर इन्होंने अपनी राय दी है। इस पर एक हम व्यू भी लेंगे और अपने एक दर्शक का पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल आया है नासिक से राजेंद्र का, और इनका सवाल है इन्फोसिस को लेकर ही। 50 शेयर इनके पास है 1584 रुपए के भाव पर, और निश्चित तौर पर इनको नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, 17,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये मान रहे हैं कि 1150 रुपये के आसपास जब आए तो मौका एक बन सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शेयर जो है 2 साल के निचले स्तर पर है और हर पैरामीटर पर नतीजे खराब रहे हैं। चाहे आप जो भी पैरामीटर उठा लें वहाँ पर अच्छी कोई बात दिख नहीं रही नतीजों में। आप ये बताइए कि इन्फोसिस क्या यहाँ से भी अभी और डाउन साइड आप देख रहे हैं? क्या जिनके पास है बेच के बल्कि फिलहाल निकल ले और थोड़ा सा नीचे जाए तो फिर खरीदारी करने की कोशिश करें? नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बताया कि कोई भी पैरामीटर पॉजिटिव की तरफ नहीं नजर आ रहा है। दूसरी बात, खासा बात ये है कि देखिए, अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यूएस का देखेंगे या वहाँ के जो हमको न्यूज मिल रहे हैं, जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं, जैसे वहां पर स्पेंडिंग कट हो रहा है, मार्जिन रिस्टोरेशन हो रहा है, डील्स नहीं प्रॉपर आ रहे हैं। यूएस की मैनेजमेंट, इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने भी कहा है कि थोड़ा अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, लेकिन वो तैयार हैं कि अगर वहां पर कुछ भी अच्छा होता है तो वो उसका बेनिफिट लेने के लिए। मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, कॉस्ट ऑफ मनी इस साल ऊपर ही रहने वाला है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी इस साल कम रहने वाला है, फेडरल रिजर्व ब्याज दर ऊपर ही रखेगा। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और ये कह पाना कि अगले 3 या 6 महीने में कुछ अच्छा हो जाएगा आईटी क्षेत्र के लिए, तो बहुत मुश्किल रहेगा ऐसा कह पाना। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आपने 1500 पे लिया है, अगर आप बहुत लंबे समय के निवेशक हैं तो आप इसमें बने रहें। अगर आपने 6 से 9 महीने के लिए लिया है तो मुझे लगता है कि अभी और लोअर लेवल्स आ सकते हैं, यहाँ से भी 10-20% की करेक्शन आ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होता है तो बाजार उसे उल्टा ही लेता है, नेगेटिव ट्रिगर वो बन जाता है। फंड फ्लो इसमें से निकलेगा और दूसरे क्षेत्रों में जाएगा जहां पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। एवरेज करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। दोबारा मेरा तो यही रहेगा कि अगर आपने छोटे समय के लिए लिया है तो निकल जाए, और बहुत लंबे समय मतलब कि 2 से 3 साल के लिए लिया है तो शायद बने रहे। ठीक है, 2-3 साल का अगर समय है तो ही बने रहने की सलाह है। एक सवाल और होगा आपसे सौरभ जी। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये तो टीसीएस के और इन्फोसिस के नतीजे आ गए। टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक ही थे, हालांकि आज वहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। इन्फोसिस ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया। आप ये बताइए कि क्या ये चर्निंग का वक्त है विद इन आईटी सेक्टर? क्या टीसीएस की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर अब जो नतीजे आने वाले हैं विप्रो के, एसीएल के, माइंडट्री के, साइंट के, इन कंपनीज के, जाहिर तौर पर इंडिकेशंस तो आ गए इन्फोसिस से, टीसीएस से भी कुछ अच्छे संकेत, उतने ज़्यादा बढ़िया संकेत नहीं थे। तो क्या पूरा आईटी बास्केट से ही निकल जाएं इस वक्त और कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटीज खोजें फार्मा या फिर एफएमसीजी या फिर कुछ सिलेक्टिव ऑटो में? है ये जो नतीजे आए हैं ये कंपनी स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पूरे क्षेत्र के ही लिए ट्रबल चल रहा है। पूरे क्षेत्र का जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट 2020 के बाद हमने देखा, जितने भी आईटी कंपनी थी सबने एक तरह से जमाखोरी कर ली थी एम्प्लॉइज के लिए। अभी वही कंपनियां हैं जो देख रही हैं कि वातावरण अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय को निकालने की बात कर रही हैं, उनकी यूटिलाइजेशन रेट बढ़ाने की बात कर रही हैं, बिलिंग रेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे आईटी क्षेत्र के लिए, मुझे लगता है छोटी मझोली कंपनियां जो कि वहां की छोटी कंपनियों के साथ काम करती हैं, तो उनके लिए बिजनेस कर पाना और मुश्किल रहेगा। तो आईटी क्षेत्र की तरफ हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल नेगेटिव है। सेक्टर बिल्कुल अंडर परफॉर्म करेगा 2022 की तरह 2023 में भी। ध्यान देने वाली बात है कि ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस नवंबर 21 के बाद ही शुरू कर दिया था, जब ब्याज दर बढ़ने की बात हुई थी। मुझे लगता है इस क्षेत्र से निकल के जो सेक्टर ओवरवेट लग रहे हैं इस साल के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लग रहे हैं, कैपिटल गुड्स लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसके अलावा होटल के स्टॉक्स थोड़े अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आप, मुझे लगता है कि पैसा बन सकता है। और खासा बात यह है कि पावर क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इसमें डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होती है। तो इस साल ऐसा अनुमान है कि मानसून जो रहेगा वो थोड़ा वीक रह सकता है, जो गर्मी है वो ज्यादा पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुझे लगता है कि आपको बड़े स्टॉक्स का चयन करके वहां पर निवेश करना चाहिए।
ठीक है, तो आईटी से मुंह आप त्याग दीजिए, बिल्कुल ये वो समय है। और बैंक, प्राइवेट बैंक खास तौर से कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं। ये सलाह है सौरभ जी की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ मनमोहन जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। मनमोहन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल 730 शेयर है, एवरेज कॉस्ट 324 था हमारा, और ये 23 मार्च को मैंने जब देखा तो ये अचानक 32 रुपए पे आ गया, और मेरा एवरेज करीब 2.5 लाख के आसपास नुकसान है। तो ये ऐसे कैसे हो गया, कोई 10 टाइम्स शेयर कैसे नीचे चला गया मेरा? मिर्जा इंटरनेशनल 324 पे था जी, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पर हाल फिलहाल में। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मिर्जा इंटरनेशनल का यहाँ पर डीमर्जर हुआ है और रेड टेप जो कंपनी है वो इससे डीमर्ज हुई थी, वो एडजस्टमेंट आपके प्राइस में दिख रहा है। और आपको कुछ शेयर्स भी अलॉट हुए होंगे रेड टेप के, वो आप अपने अकाउंट में जाकर डीमैट अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं। इस वजह से आपको इतनी भारी गिरावट दिख रही है और ये एडजस्टमेंट उस प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट आपको एक बार फंडामेंटल राय भी दिला देते हैं स्टॉक में। सौरभ, मिर्जा इंटरनेशनल पर आप अपनी राय दीजिए। इन्होंने ये जो खरीद है इनकी, ये डिमर्जर के पहले की, और स्टॉक उस समय काफी चला था, अपने हाइस पर आ चुका था जब इसकी रिकॉर्ड डेट तय हुई थी। अब 35 पर आ चुका है, ऑफ कोर्स इनके अकाउंट में वो शेयर्स भी एडजस्ट हुए होंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका अब आगे आने वाले समय में मिर्जा इंटरनेशनल के लिए? इन्हें बने रहना चाहिए स्टॉक में? अगर हम बिजनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि बिजनेस में शायद थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था। हो सकता है डीमर्जर एक्टिविटी की वजह से कि स्टॉक ऊपर चला गया हो, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स में, मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला था, और मुझे लगता है कि इस तरह का वातावरण आगे भी रह सकता है। अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से स्टॉक में तेजी आई है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा लें और इस स्टॉक से निकल जाएं। ठीक है, तो निकलना ही बेहतर होगा इस स्टॉक से। आप अपने अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि वो एडजस्टमेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट जरूर हो रहा होगा, तो वो भी एक बार देख लीजिए आप, और सब समझ के फिर कोई फैसला लीजिए। रिकवरी की कोशिश है, लेकिन ये रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 1% के आसपास की कमजोरी है, 170 के नीचे है। सेंसेक्स में करीब 625 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि हरे निशान और लाल निशान के बीच में झूल रहा है, 42,100 के स्तर के आसपास है। इस वक्त सपाट ट्रेड है, 37-38 अंकों के आसपास की मामूली गिरावट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपके सवालों को शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आज कमोडिटी की एबीसीडी में क्या है खास। विश्वमोहन हमारे साथ। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले कॉटन की, क्योंकि एनसीडीएक्स पर कॉटन का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है 11 अप्रैल को। नए बदलाव के साथ एनसीडीएक्स कॉटन की अब शुरुआत हुई है। कॉटन के 2 कॉन्ट्रैक्ट है, कपास के नाम से जो अनजीन्ड अनप्रोसेस्ड एकमात्र कॉन्ट्रैक्ट है पूरी दुनिया का, और एक कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका डिलीवरी सेंटर राजकोट है और कड़ी वगैरह उनके एडिशनल डिलीवरी सेंटर। ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट की बात करें तो इसमें बदलाव हुआ है, यह 25 गांठ का हो गया है, और एक गांठ की अगर बात करें तो ये 170 किलोग्राम के बराबर एक गांठ होता है कॉटन में। अब कोटेशन और बेस वैल्यू में भी बदलाव है। रुपए प्रति गांठ तो कोटेशन बेस वैल्यू है ही, टिक साइज अब 10 रुपए के आसपास का हो गया है। इसके अलावा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मार्जिन, अगर शुरुआती मार्जिन आपको 10% देना पड़ेगा। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है उसको जो इनिशियल मार्जिन है वो 10% के आसपास देना पड़ेगा। अब नए बदलाव के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट आ तो गया है, लेकिन इसकी खास बातें क्या है? 29 mm की ये कॉटन है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटक, ये कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर इस कॉटन की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। इसके अलावा जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सोइंग होती है, और अक्टूबर के आसपास इसके अराइवल शुरू हो जाते हैं, यानी 4 महीने का टोटल क्रॉप का सीजन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉटन, अगर कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन जो रॉ कॉटन होता है उसमें 35% फाइबर होता है, यानी रुई निकलते हैं। उसके बाद 65% उसके बीज होते हैं। बीज की
पेराई के बाद, क्रशिंग के बाद उसमें से तेल निकाला जाता है और साथ ही उसके बाद जो बचे हुए खल होते हैं वो कैटल फीड के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कॉटन सीड ऑयल केक भी कहते हैं। अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखें एनसीडीएक्स पर, जो कपास का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 4 मीट्रिक टन के आसपास ही है। ये दुनिया का एकमात्र अनप्रोसेस्ड अनजिन्ड ये कपास का कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर इसके फंडामेंटल्स की अगर आप बात करें, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल्स यही है। तो किस तरह के अराइवल्स है, किस तरह की बुआई हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े किस तरह से है, डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, तो ये आप ध्यान में रखिए, फिर इसमें ट्रेड करें या हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल करें। चाहे आप ट्रेडर हो, किसान हो, हेजिंग के लिए आप दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कपास की क्लास विश्व ने आपको समझा दी है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, रिस्क क्या है और क्या टिक साइज वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कपास को लेकर यानी कि कॉटन को लेकर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे मेहर का, फेसबुक के जरिए है और इनके पास है जेंसार टेक के शेयर 100 शेयर हैं 455 रुपये के भाव पर। संतोष, काफ़ी ऊपरी भाव पर जेंसार टेक इन्होंने लिए हैं। हालांकि हमने देखा है कि 200 रुपये से सपोर्ट लेकर ये शेयर संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 3 सत्र से लगातार फिर से गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। जेंसार टेक इनके भाव से तो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और अगर समय देना होगा तो काफ़ी ज़्यादा समय देना होगा। आप टेक्निकली ये बताइए कि इसका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है और आपकी राय क्या होगी इस पर? ये टेक की बात करें तो काफी हेल्दी करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन अभी और लग रहा है कि थोड़ा एक बार एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया 200 के लेवल से, ये 300 तक आया था, लेकिन अभी वापस एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये करेक्शन मुझे लगता है 250 से 245 की रेंज तक आ सकता है, वहाँ स्टॉक फिर से संभलने की कोशिश करेगा। तो रिस्क लेना चाहे तभी एवरेजिंग करे 250 के आसपास, वरना जो है एग्जिस्टिंग शेयर उसको होल्ड करे। 250 पे सपोर्ट लेके चल सकता है। अगर आप पोजिशनल व्यू रखना चाहते हैं 220 का स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखिए, क्योंकि अगर 250 होल्ड करके चलता है तो वापस से 380 400 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले 6 महीने में। ओके, ठीक है, तो ये है राय जेंसार टेक पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक जुड़े हैं, कुंदन। कुंदन जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, मैंने जेएसएल का लिया है 50 शेयर 280 के भाव में, क्या करना चाहिए? मैम जेएसएल का हमने कितना समय दे सकते हैं आप? मैम 6 महीने। ठीक है, ये जेएसएल है इनके पास, जिंदाल स्टेनलेस, जो कि अभी 258 पर ट्रेड कर रहा है। ये हम करेक्ट कर देते हैं, 258 के आसपास कारोबार कर रहा है और 280 का इनका खरीद भाव था और इस वक्त इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि इन्होंने जिस लेवल पर लिया था वहां से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। कुंदन, जेएसएल लिया है ना आपने, जिंदाल स्टेनलेस, 258 पर कारोबार कर रहा है इस वक्त? जी जी, ठीक है, तो ये करेक्ट करवा देते हैं हम पहले तो। आपसे राय लेंगे यहाँ पर संतोष, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, अभी तो फिलहाल नुकसान हो रहा है। हालांकि इन्होंने स्टॉक में अच्छे लेवल्स भी देखे होंगे, ये स्टॉक 300 के ऊपर भी गया था, बट उसके बाद से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। अभी क्या और करेक्शन देख रहे हैं आप स्टॉक में? ये स्टॉक की बात करें तो इसमें एक वर्टिकल रैली देखने को मिली थी, 100 रुपए से 350 रुपए तक गया था। अब हमको एक करेक्शन फेज देखने को मिल रहा है। अभी करेक्शन में जो पहला सपोर्ट आएगा इसको करीबन 235-240 के आसपास आएगा, जो इसका 38.2% रिट्रेसमेंट है इंटायर रैली का। अगर वो ब्रेक होता है तो जो संभावना है मेजर सपोर्ट जो आ रहा है इसका 220 से 210 तक, वहां तक अगर ये रुक सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां तक आता है तो स्टॉक में वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को फिर से मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। बट अभी एक करेक्टिव फेज में है तो ये करेक्शन आपको शायद 220 से 210 की रेंज में भी एक्सटेंड होते दिख सकता है। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस को लेकर ये व्यू। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, राजस्थान से रामचंद्र सिंह हमारे साथ हैं। रामचंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या जाना है सर आपको? मैंने सर 100 शेयर जस्ट डायल के लिए थे बहुत पहले। 100 शेयर, भाव क्या था आपका? भाव 1050 था सर। 1050? हाँ जी। और आपने काफी पहले इसका मतलब लिए थे शेयर ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जस्ट डायल पर व्यू लेते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि कुछ सत्र से लगातार तेजी है, 6-7 सेशन से ये शेयर चल रहा है जस्ट डायल का, और नतीजे भी इसके आज ही आने वाले हैं।
अगर हम पिछले तिमाही के नतीजों की बात करें तो नतीजों के बाद हमने शेयर में तेजी देखी थी क्योंकि नतीजे ठीक ठाक आए थे, लेकिन आपका भाव अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। मतलब अभी अगर हम 650 से अगर जोड़ें तो 400 रुपये दूर है आपके प्राइसेस। सौरभ जी, जस्ट डायल ये शेयर चल तो रहा है अभी, और अब तो पेरेंटेज को लेकर भी चिंता नहीं है। आप ये बताइए, कारोबार में उन्होंने काफ़ी अपने चेंजेस किए हैं, समय के हिसाब से थोड़ा ढाला है। 1050 वाला जो इनका प्राइस है उसके लिए समय कितना देना होगा? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है कि 1050 कब आएगा, पर एक बात तो ठीक है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। जून क्वार्टर के बाद सितंबर क्वार्टर में, सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंप्रूव हो रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर शायद डिक्लाइन है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बिल्कुल महंगा नहीं लगता स्टॉक। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ समय देना पड़ेगा। इस स्टॉक में आप बने रहें, एवरेज अभी बेशक ना करें, लेकिन समय लग जाएगा। जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे स्टॉक और भी बढ़ सकता है। ओके, ठीक है। तो जस्ट डायल में फिलहाल अभी बने रहने की राय है। नुकसान काफी हो रहा है, लेकिन नुकसान में मत निकलिए, थोड़ी रिकवरी आ सकती है स्टॉक में। वापस से एक बार रिव्यू ले लीजिए फिर से जस्ट डायल में। अगला सवाल हमें कोलकाता से भेजा है विपास केसरी जी ने, और इनका सवाल फेसबुक पर आया है। 2 सवाल हैं इनके। सबसे पहले जीएसएफसी से शुरुआत करते हैं। 100 शेयर्स इन्होंने 172 पर लिया हुआ था, और काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी इस स्टॉक में, और काफ़ी ज़्यादा इनके जो लेवल्स थे वहां से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। हालांकि उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहा है, बट उछाल में शायद इनको निकलने का मौका नहीं मिला और नुकसान ही झेल रहे हैं। करीब 4000 के आसपास का नुकसान इनको अभी भी हो रहा है। संतोष जी, क्या सजेस्ट करेंगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में? हाँ, ये स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल होता है, और हालांकि अभी इसने कोशिश की है कि 115 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने की। 135 के ऊपर निकलता है तो शायद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 155 से लेके 165 की रेंज में। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 115, क्योंकि 115 नहीं तोड़ता है तो एक रैली आ सकती है। अभी इस सेक्टर में भी मोमेंटम बना हुआ है, तो फॉर टाइमिंग बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 115। ओके, ठीक है। तो ये है राय जीएसएफसी पर। दूसरा स्टॉक इनका अंबर एंटरप्राइजेज में इन्होंने खरीदारी की हुई है। यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री ले लिया है, 3000 पर लिया है इस स्टॉक को, और अब भारी नुकसान यहाँ पर भी इनको झेलना पड़ रहा है। सौरभ, क्या लग रहा है ये जो 3000 के लेवल्स लिए हैं, काफी ऊपरी लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की हुई है, दोबारा से देखने को मिलेंगे? कितना समय इनको और देना पड़ सकता है स्टॉक में कोई रिकवरी देखने के लिए? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये तेजी के समय के भाव थे, और उसके बाद हमने देखा कि ग्रोथ स्टॉक्स में पिटाई हुई। और खासकर अगर अंबर की बात करें तो जो इनके मार्जिन है बड़े लिमिटेड हैं, और जैसे ही अगर कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। टॉप लाइन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप बॉटम लाइन देखेंगे तो मार्जिन कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। देखिए कि मार्च क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं और कंपनी की गाइडेंस किस तरीके से आ रही है, उसके बाद सलाह लें। उसके बाद अपना विचार बनाएं, और एवरेज करने की यहाँ सलाह बिल्कुल नहीं। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू सौरभ जी का। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से अमरदीप हमारे साथ हैं। अमरदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हेलो अमरदीप जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं 822 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। अभी मुझे क्या करना चाहिए? 22 रुपये 15 पैसे, ये वही भाव है जो लास्ट ईयर का 52 वीक हाई के आसपास वाला प्राइस है। सौरभ जी, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में लोगों का रुझान तब ज़्यादा आया जब 10 वाला शेयर 20 रुपये के ऊपर गया, और 22 रुपये यही वो प्राइस है आई थिंक जहां तक ये पहुंचा था। जी बिल्कुल, यही वो प्राइस है। 22 रुपये 70 पैसे इसका 52 वीक हाई, और यहाँ तक ये गया था। उसके बाद से फिर से रिवर्स हो गया, 14-15 रुपये के आसपास का प्राइस इसमें हम देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैप हुए हैं इसमें। हालांकि इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बेची, डेट रेजोल्यूशन भी किया इन्होंने, तो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद इन्वेस्टर का उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं पाया। जो लोग इसमें आए थे शायद वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल गए, और नए लोग फंस गए। एचसीसी को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या कंपनी में उतनी स्ट्रेंथ है, इसकी ऑर्डर बुक वैसी है कि इसको हम समय दें और प्रॉफिट के लिए इंतजार करें? देखिए, ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट बहुत ही कमजोर है, और इस तरह कंपनी काफी कोशिश भी कर रही है डेट को कम करने की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेटवर्थ नेगेटिव है। तकरीबन 12 से 14 हजार करोड़ का बुक में जो उधार है,
तो उसके लिए थोड़ा परेशानी का माहौल है। जब देखिए ब्याज दर ऊपर होते हैं और आपका जो हिस्ट्री है वो थोड़ी-सी अनइवन है, पैची सी है और कमोडिटाइज़्ड बिज़नेस में हो जहाँ पर आपके मार्जिन्स भी प्लस माइनस हो जाते हैं। लास्ट क्वार्टर में आप देखिए अचानक से इतना बड़ा लॉस आ गया, तो डिसअपॉइंटमेंट स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि समय दीजिए, इस क्वार्टर की अर्निंग को देखिए तब विचार बनाएँ। ओके, ठीक है। तो इस तिमाही के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद वापस से रिव्यू लीजिए एचसीसी में। अगला सवाल इंस्टाग्राम पर आया है महेश शर्मा जी का। इनके दो सवाल हैं। पहला तो है मैस्टैक पर 64 शेयर्स 2200 के लेवल पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली हुई है और आज तो हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में दबाव काफ़ी ज़्यादा है। स्टॉक में भी एक लगातार प्रेशर बना हुआ है पिछले काफ़ी समय से और इन्होंने जो जिस लेवल पर खरीदा हुआ था 2000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर हैं और तब से तो हम देख रहे हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। हालांकि थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो दायरे में भी कारोबार कर रहा था, बट इनके लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक इस वक्त। संतोष जी क्या सजेस्ट करेंगे मैस्टैक में? यस, इस स्टॉक की बात करें तो ये काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में है। एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है 1500 के आसपास, कोशिश कर रहा है कि बेस बना ले। चांस है कि शायद ये 1400 से 1500 के बीच में एक बॉटम फाइंड करके स्टॉक जब सेंटिमेंट सुधरेंगे तो शायद चलना स्टार्ट करे। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते, होल्ड कर सकते, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 1400 जब तक ब्रेक नहीं करता स्टॉक में प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वापस से मोमेंटम दिखाएगा ऊपर में, वापस से शायद आपको आपके लेवल देखने को मिल सकते, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैस्टैक में स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, लेकिन नुकसान आपको काफी हो चुका है, तो समय काफी देना पड़ेगा मैस्टैक में। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इन्होंने लिया हुआ है। सौरभ जी आपसे समझना चाहेंगे, 165 शेयर्स 1450 पर इन्होंने लिया हुआ था। ये स्टॉक भी थोड़ा ऊपर है। इनका जो करंट प्राइस है अगर उससे देखेंगे तो थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया। हालांकि पिछले एक महीने में चला काफी है स्टॉक। हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी बाइंग भी देखने को मिली थी, तो अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टी की तो इस कंपनी ने अगर पूरे रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया है। ऑफ लेट जितनी भी खबरें आ रही हैं, सब कंपनियों के जो इनिशियल एस्टिमेट्स आए हैं, मार्च के नंबर्स आए हैं, वो काफी अच्छे आए हैं। खासकर प्रीमियम सेगमेंट में जो बिजनेस है वो बड़ी कंपनियों ने काफी अच्छा किया। जैसे डीएलएफ के नंबर बहुत अच्छे हैं, उनका प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ का कुछ ही दिनों में बिक गया। तो उम्मीद यही करी जा रही है कि जितने भी प्रीमियम बिल्डर्स हैं इनके शायद नतीजे बढ़िया आएंगे। हालांकि जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले फ्लैट्स हैं या लोअर इनकम वाले फ्लैट्स हैं, वहां पर दीपावली में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से वातावरण है तो कहीं ना कहीं लग्जरी सेगमेंट में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि अर्निंग्स इस क्वार्टर के अच्छे आ सकते हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस पे काफी निर्भर रहेगा कि अगला वो क्वार्टर कैसे देख रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे होल्ड करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है पीरामल एंटर गोदरेज प्रॉपर्टीज। और क्योंकि इसके ऑपरेशनल अपडेट्स भी अच्छे आए थे तो नतीजों पर अब नजर होगी, उसके बाद आपको कोई राय बनाने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू से मनोज साहू हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते सर जी पूछिए सर। सर मेरे पास पीरामल एंटरप्राइजेज के 127 शेयर है और ये मुझे एवरेज करके 767 के हुए हैं इस समय। 767 एवरेज प्राइस है आपकी ये, ठीक है। नुकसान हो रहा है हालांकि 9,000 रुपये के 8,500 रुपये के आसपास पीरामल एंटरप्राइजेज पर, क्योंकि 700 रुपये के आसपास के प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेज के, और इसमें प्रेशर बना हुआ है और रिकवरी कोई बहुत बड़ी कोशिश हमने शेयर को करते हुए देखी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे संतोष, पीरामल एंटरप्राइजेज चार्ट इसे कैसे लग रहे हैं और क्या आप होल्ड करने की सलाह देंगे इसको? इस स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही है। हालांकि 650 के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश की है क्योंकि वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। तो एक बाउंस बैक आता है तो मेरे हिसाब से इनको निकलने के मौके ढूंढना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और वो जो एग्जैक्ट लेवल निकलने के लिए मेरे हिसाब से रहेगा 770 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से वहाँ निकलते तो प्रॉफिट में एग्जिट होने की इनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी और इससे एग्जिट होकर कोई बेटर ऑप्शन ढूंढे। मार्केट में कई सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं और दूसरे भी एनबीएफसी स्टॉक्स इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये राय पीरामल एंटरप्राइजेज में आपके लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम
कंपनी का रुख करते हैं, एक अहम खबर भी निकल कर आ रही है, तो उनके मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। और बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और महिंद्रा महिंद्रा के लिए इस बार हम देखें तो ट्रैक्टर बिक्री के लिहाज से ये वित्त वर्ष काफ़ी शानदार रहा है कंपनी के लिए। करीब 4 लाख से ज़्यादा यूनिट ट्रैक्टर बेचे हैं। ट्रैक्टर बिक्री आंकड़ों और मॉनसून को लेकर डिमांड कैसा लग रहा है उन्हें, और आगे के ग्रोथ आउटलुक कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए कंपनी के फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका। आप इस बार तो हमने देखा FY23 ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के लिए काफी शानदार रहा है। रिकॉर्ड बिक्री के बाद अब अगले वित्त वर्ष के लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी FY24 के लिए? और इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अभी हाल ही में अनुमान जारी किया है, कब मॉनसून की बात कर रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट की भी बात की जा रही है अब, तो उसका आप कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं इस बार के डिमांड पर? FY23 जो था वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड ईयर रहा। 9,45,000 ट्रैक्टर का सेल हुआ। और आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले इंडस्ट्री ने लगभग 7,10,000 ट्रैक्टर किए थे। तो इसका मतलब पिछले 3 साल में ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो 33% रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मानी जाएगी। सो 9,45,000 जो डोमेस्टिक सेल हुई, इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स की सेल अलग है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इंडस्ट्री ने 9,45,000 करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। IMD ने ऐसा बोला कि उनके डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाला मॉनसून जो है एक नॉर्मल मॉनसून रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन मैं आपके दर्शकों से ये बात शेयर करना चाहूंगा कि अल नाइनो जिसको बोलते हैं कि हो सकता है जिसकी वजह से बरसात में थोड़ी कमी आए, ऐसा कोरिलेशन जो है वो पूरा डायरेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। अगर आप देखें तो जितने भी ड्रॉट ईयर होते हैं, मतलब जितने भी ईयर में जितने भी सालों में बारिश कम होती है, वो सारे साल अल नाइनो होते हैं। लेकिन सभी अल नाइनो ईयर में बारिश कम हो ऐसा सत्य नहीं है। तो जो कोरिलेशन है कि अल नाइनो से बारिश कम होगी, ये पूरा 100% कोरिलेशन स्थापित नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अल नाइनो के होने से ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी कोरिलेशन और भी ज्यादा कमजोर है। जैसे कि पिछले 25 साल में 5 बार ऐसा हुआ है कि अल नाइनो ईयर्स हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने डीग्रो किया, जो कि 2002 और 2015 का साल था। जबकि 2004 और 2009 में, जो कि अल नाइनो ईयर थे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने एक्चुअली बहुत अच्छा ग्रो किया था। और 5वें साल में जो इंडस्ट्री थी वो न्यूट्रल रही थी। तो 5 अल नाइनो ईयर जो पिछले 25 साल में हुए, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की डी ग्रोथ सिर्फ 2 बार ही हुई। बाकी 3 बार इंस्टेंस में ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने या नॉर्मल ग्रोथ किया या अच्छा ग्रोथ किया। तो इसका मतलब अल नाइनो होता है कि नहीं होता है, एज डेटा आगे आएगा हमें और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन अगर माना भी जाए कि एक वीक या एक मॉडरेट अल नीनो आता है, तो उससे ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे कुछ ज्यादा असर देखने में नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये आपको बताना चाहूंगा कि अल नाइनो जो है ये एक वेदर पैटर्न है, ये मौसमी रुझान है, और कभी ना कभी तो अल नीनो होना ही है। जैसे पिछले 25 साल में 5 बार हुआ, तो पिछले 4 सालों में हमें रेन गॉड्स ने बहुत हमें दे वर वेरी काइंड ऑन अस कि हम हमारे देश को जिस समय अच्छी बारिश की जरूरत थी, क्योंकि हम कोविड से भी निकल रहे थे, उस समय हमें बहुत अच्छी बारिश मिली और इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया। इस समय इंडस्ट्री अपने रिकॉर्ड लेवल पे है। तो अगर वेदर पैटर्न के हिसाब से कभी ना कभी अल नाइनो होना है, तो मैं कहूंगा कि इस साल अगर होता तो एक्चुअली हमारे लिए बेटर है, क्योंकि इस समय हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं एज एन इंडस्ट्री। और भी बहुत फैक्टर हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर इस साल अल नाइनो होगा तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री उसको बहुत इजीली विथस्टैंड कर पाएगी। हेमंत जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। देखिए इस साल तो कई राज्यों के चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव पर नज़र है, और अगले साल भी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, और उम्मीद ये की जाती है कि सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए MSP में कुछ फेरबदल करती है, उनके पक्ष में कुछ आंकड़े जारी करती है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी आपके रूरल सेल्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि सिंस वेदर पैटर्न है और कभी ना कभी ये होना ही है, तो अगर इस साल हो जाए तो बेटर है। और उसमें वन ऑफ द रीजन ये भी है कि ये इलेक्शन ईयर है। तो कई ऐसे रीजन है जिससे हमें ये विश्वास लगता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर अल नाइनो इस साल होता है तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छी तरह से उसका सामना कर पाएगी। उसमें से एक रीजन है कि ये इलेक्शन ईयर है, और हमने पिछले कई सालों में देखा है
कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो एग्री और रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस करती है। पिछले साल आपने देखा कि एमएसपी जितने भी मेन क्रॉप्स हैं उनकी एमएसपी में 5% से लेकर 9% तक की वृद्धि हुई, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मार्केटिंग सीजन में भी एमएसपी की वृद्धि की जाएगी। सो एमएसपी और जो ओवरऑल आप देखें गवर्नमेंट सपोर्ट जो रूरल एरियाज और एग्री एरियाज के लिए होता है वो भी ज्यादा इलेक्शन ईयर में स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा, इंडस्ट्री अपने हाईएस्ट लेवल पे बैठी है। 9,45,000 ट्रैक्टर हमने इस साल बेचे, तो इंडस्ट्री अपने हाईएस्ट लेवल पे बैठी है, इसलिए इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तीसरा रीजन ये है कि अभी जो रबी क्रॉप है, जो कि सर्दी की क्रॉप अभी कटाई होकर मार्केट में आ रही है, ये एक बम्पर क्रॉप हुई है। इसका मतलब किसान के पास बहुत अच्छा पैसा है। फसलों के दाम भी आपने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं एमएसपी के बेस पे, और वैसे भी ओपन मार्केट में भी अगर आप जाके गेहूं के और बाकी क्रॉप्स के क्रॉप प्राइसेस देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब फार्मर के पास कैश फ्लो भी अच्छा है। एक बहुत अच्छा जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पिछले 4 साल में सिंस हमारी नॉर्मल रेनफॉल रही है, उसके मद्देनजर जो रिजर्वोयर लेवल है वो पिछले 10 साल की जो एवरेज लेवल है उससे काफी ज्यादा है। इसका मतलब आगे जाने के लिए सिंचाई के लिए भी रिजर्वोयर लेवल की जो आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि अगर अल नीनो होता भी है तो भी ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर ये वेदर पैटर्न होना ही है तो इस साल हो जाए तो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो इस बार एल नीनो का आना ज़्यादा कुछ असर नहीं डालेगा ट्रैक्टर इंडस्ट्री पर। इसके अलावा इमन जी, आपने काफ़ी सारे नए ब्रांड की भी अनाउंसमेंट की है, नए ब्रांड लॉन्चेस की आपने बात की है, बट ऐसे में जब इंडियन मार्केट में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इस सेगमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है, ऐसे में ये नए लॉन्च जो आप कर रहे हैं उसके ज़रिए मार्केट शेयर में बढ़त होने में आपको कितनी मदद मिलेगी? तो सबसे पहले तो जब ये इंडस्ट्री का रिकॉर्ड ईयर रहा है FY23, महिंद्रा के लिए भी ये रिकॉर्ड ईयर रहा है। वॉल्यूम टर्म्स में हमने अपने सबसे अधिक ट्रैक्टर FY23 पे बेचे हैं, और हमारा मार्केट शेयर भी हमारे बहुत हाई लेवल के ऊपर है। ये जो हमारा मार्केट शेयर है 41.2% पे हमने पिछला साल खत्म किया है। सो वी आर ऑन एन ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर ऑल्सो। सो इसके मद्देनजर अब हम नए ट्रैक्टर लॉन्च कर रहे हैं। आपने बात किया हमारे नई रेंज ऑफ ट्रैक्टर, जिसका हमने अभी अब ब्रांड अनाउंसमेंट किया था, महिंद्रा ओजा। ये जो ट्रैक्टर है ये लाइट वेट ट्रैक्टर है, और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों को पसंद आएगा। ये जो ग्लोबल रेंज है इसमें हम 4 तरीके के डिफरेंट ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे, जो कि 40 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेगा। सो ये जब ट्रैक्टर अभी कुछ अगले महीनों में इनका प्रोडक्शन शुरू होकर मार्केट में आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी है, और इसके ऊपर काफी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी भी हमने डेवलप किया है। इसका मतलब ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी बेचा जाएगा। तो हमें काफी उम्मीद है कि जिस तरह से ये ट्रैक्टर बन के सामने आ रहा है ये किसानों को पसंद आएगा, और इससे हमें अपनी सेल्स बढ़ाने में और मार्केट शेयर बढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी। जी ठीक है हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आखिर में सौरभ जी एक कमेंट आपसे लेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो निवेशक हैं, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो बहुत कमाई की है लोगों ने। 300 रुपये का शेयर था, फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करते करते ये 1400 रुपये के आसपास पहुंच गया था, और अब ये 1200 रुपये के आसपास है। ऊपर से देखेंगे तो करीब 10 से 12% ये सस्ता मिल रहा है। इसको हम सस्ते के तौर पर देखें, या ये जो करेक्शन जो आया है, हालांकि कुछ दिन से संभलने के मूड में भी दिख रहा है शेयर, ये आप क्या सलाह देंगे, लेना है इसको? देखिए, अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे बेहतर रही है, स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जब ये भी जो मौसम विभाग के आए थे अनुमान, उसके बाद से हमने देखा थोड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि अनुमान ऐसे थे कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी और एल नीनो हो सकता है, तो हमने स्टॉक में थोड़ी सेलिंग देखी। पर जिस तरह से मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत वीक लिंक है एक एल नीनो का होने का और बारिश कम होने का, और खासकर एल नीनो और ट्रैक्टर सेल्स का, जैसे उन्होंने अभी बताया पिछले 5 एल नीनो ईयर में किस तरह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने बिहेव किया, तो मुझे लगता है कि कुछ कंसर्न्स जरूर कम होंगे बाजार के, और वापस से बाइंग रिज्यूम होगी। ओवरऑल अगर आप ओवरऑल एसयूवी सेगमेंट में देखें तो महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है। नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया ट्रैक्टर के नए लॉन्चेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला वित्तीय वर्ष जो अभी शुरू हो गया है वो काफी अच्छा रहने वाला है कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको और अच्छी कमाई करा के देगा। M&M का शेयर अगर आपके पास है तो बिल्कुल बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के आप इसमें बने रहिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बढ़िया मौका इसमें बन सकता है। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सौरभ जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।